वेलकम टू आवर बैरागी रिसर्च सेंटर्स। आप सभी के बीच आज है 8 अप्रैल 2025 का करंट अफेयर लाया हूं और साथ ही साथ उसके में बहुत ही बेहतरीन चीज़ बैरागी मंत्र और उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनको भी सारा का सारा देखेंगे। साथ ही साथ 10 करंट अफेयर पर डे हम लोग लेके आते हैं। इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आपके सभी एग्ज़ाम के लिए इतनी बेहतरीन ये साबित होगी कि आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए मात्र ये 1 से 1.5 घंटा रोज़ाना का वीडियो देख के, 1 घंटा भी नहीं 1 घंटा से कम का रोज़ाना वीडियो देख के आप अपने लाइफ में अच्छा स्कोर कर सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। जिन भाइयों को ये पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ जो चाहिए तो वो चले जाइए। 2 तरीके से आप पीडीएफ ले सकते हैं। पहला तरीका है या तो आप बैरागी रिसर्च सेंटर टेलीग्राम ग्रुप से चले जाइए, टेलीग्राम से ले सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरा आप क्या कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जाइएगा तो एक नंबर है 7903379071। ये नंबर पे आप लोग मैसेज कीजिए और बोलिए, मैसेज में लिखिए कि पीडीएफ मतलब सेंड मी पीडीएफ। समझ गए? मैसेज में क्या लिखिए, सेंड मी पीडीएफ। तो आई होप कि आप सभी को एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और वहाँ पे से आप सभी को एक मतलब पीडीएफ प्रोवाइड इस करंट अफेयर का प्लस बैरागी मंत्र का। एक बार ध्यान से ज़रूर इस सेशन को देखिए, आपको नज़र आ जाएगा कि क्या इसमें बेहतर है। चलते हैं आज के बैरागी मंत्र में। आज का बैरागी मंत्र में जो जुड़ा है वो प्रस्तावना जुड़ा है और अनुसूची और भाग तो हम लोग पढ़ ही रहे थे। आज हम लोग नया पढ़ेंगे प्रस्तावना को। प्रस्तावना देखिए क्या है। सबसे पहली बड़ी बात है प्रस्तावना। भारत संविधान के प्रस्तावना के बारे में बात करते हैं तो देखिए प्रस्तावना के कुछ मुख्य पॉइंट याद रखिएगा। क्या कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना को संविधान की का दर्पण कहा जाता है। याद रखिए प्रस्तावना को क्या कहते हैं, संविधान का दर्पण कहा जाता है। संविधान सभा के सामने जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान की उद्देशिका को प्रस्तुत किया गया था। प्रस्तावना में पहली बार संशोधन जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा किया गया था। इस संविधान के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। पहला शब्द है समाजवादी, दूसरा शब्द है पंथनिरपेक्ष और तीसरा शब्द है अखंडता। तीनों को याद रखिएगा, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है प्रस्तावना के बारे में एम स्वामी अय्यर ने कहा कि यह प्रस्तावना संविधान निर्माण को एक दीर्घकालीन सपनों का विचार है। तो याद रखिएगा एम एस स्वामीनाथन ने क्या कहा। तो एम एस स्वामीनाथन ने कहा कि प्रस्तावना जो है वो संविधान निर्माता का दीर्घकालीन सपनों का विचार है। और साथ ही साथ के एम मुंशी ने प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली कहा। पूछा जाएगा राजनीतिक कुंडली किसने कहा, तो के एम मुंशी जी ने कहा। और संविधान की कुंजी जो है वो कहा किसने, अर्नेस्ट कर्मी ने कहा। और कह सकते हैं संविधान की आत्मा किसने कहा, तो ठाकुर मार्केन ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। तो ये आप 3-4 पॉइंट अच्छे से इम्पोर्टेंट है, याद करिएगा, रिमेंबर करके रखिएगा। साथ ही साथ एक स्टार पॉइंट लगा देते हैं। आई होप कि आप सभी को ये ज़्यादा अट्रैक्टिव करेगा। 3 शब्द सबसे पहले अगर पूछा जाएगा तो 3 शब्द कौन कौन सा, समाजवादी। एक सेकेंड, यहाँ पे कलर आप सभी को चेंज करके 3 शब्द आपका कौन कौन सा, एक हो गया समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। और एम एस स्वामीनाथन ने क्या कहा, के एम मुंशी ने क्या कहा और अर्नेस्ट कर्मी ने क्या कहा और ठाकुरदास मार्कंडे ने क्या कहा, इनको याद रखिएगा। साथ ही साथ प्रस्तावना से कुछ और लिए हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन किया गया है। इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है आप सभी को क्या होगा, अच्छे से समझ में भी आएगा और समझिएगा भी। प्रस्तावना के मुख्य तत्व की बात करें तो ध्यान से समझिएगा प्रस्तावना के मुख्य तत्व क्या क्या हैं। प्रस्तावना के मुख्य तत्व की बात करें तो तत्व में देखिए प्रस्तावना के मुख्य तत्व में 3 चीज़ है। कौन कौन, पहला संविधान का स्रोत, दूसरा संविधान का स्वरूप और तीसरा संविधान का उद्देश्य। संविधान की स्रोत की बात करें तो प्रस्तावना में संविधान का स्रोत जो है हम भारत के लोग यानी जनता से संबंधित है। याद रखिएगा, पूछा जाएगा ऐसे करके क्वेश्चन, ये बताइए प्रस्तावना का संविधान में क्या स्रोत है। तो याद रखिए स्रोत है हम जनता के लोग यानी
हम भारत के लोग यानी जनता। दूसरा है बोला जाएगा कि प्रस्तावना संविधान का स्वरूप क्या है, तो स्वरूप जो है वो 5 प्रकार का कौन कौन, संप्रभुता, संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज, ये 5 प्रकार का जो है स्वरूप है। और उद्देश्य इसका क्या है, उद्देश्य इसमें न्याय करना उद्देश्य है, स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता और बंधुता। और न्याय जो है प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है। कितने प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है? 3 प्रकार की। पहला न्याय है सामाजिक, दूसरा न्याय है आर्थिक और तीसरा न्याय है राजनीतिक। स्वतंत्रता 5 प्रकार की कौन कौन? पहला विचार, दूसरा अभिव्यक्ति, तीसरा विश्वास, चौथा धर्म और 5वां उपासना। ये जो है आपके 5 प्रकार की स्वतंत्रता हैं। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता जो है 2 प्रकार की है, प्रतिष्ठा और अवसर। व्यक्ति की गरिमा है, राष्ट्र की एकता और अखंडता है और बंधुता है। ये प्रस्तावना से जितने भी इम्पोर्टेंट बन रहे थे वो उसको हम लोगों ने कलेक्ट कर लिया है। और 100% एक क्वेश्चन इससे ज़रूर रहता है, ये आप लिख के ले लीजिए। फिर से कह रहा हूँ कि जितने भी साथी हैं ज़रूर, जो नए साथी हैं ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ जिनको भी चाहिए 2 तरीके से ले सकते हैं, दोनों तरीका आपको बता दिए हैं। एक तो टेलीग्राम ग्रुप, एक आप इस नंबर पे जाके जुड़ जाइए 7903379071। यहाँ पे मैसेज कीजिए और बोलिए कि जो आज का 8 अप्रैल का करंट अफेयर लिख के मैसेज कीजिए, आपको पहले ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ग्रुप में ऐड करने के साथ आपको वहीं पे ग्रुप में ही पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब चलते हैं जो हम लोग कल पढ़े हुए थे बैरागी मंत्र में, अनुसूचियाँ में कुछ और ऐड हम किए हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। और नया चीज़ ऐड जरूर करते रहेंगे और इसका हम लोग डिटेल करते रहेंगे। अनुसूचियाँ की बात करें, हमारे मूल संविधान में अनुसूचियाँ की संख्या टोटल 8 था, किंतु अभी वर्तमान में अनुसूचियाँ कितनी है? टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं। पहली अनुसूचियाँ की बात करें तो संघ राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के नाम एवं उसकी सीमा की चर्चा किया गया है। दूसरा अनुसूची में कह रहा है कि विभिन्न पदाधिकारियों का वेतन एवं भत्ते की चर्चा की गई है। लेकिन आप लोग से ये भी पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति का वेतन कितना है, तो 5 लाख रुपया राष्ट्रपति का वेतन है। उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है, तो उपराष्ट्रपति का वेतन वो 4 लाख रुपया उपराष्ट्रपति का वेतन है। लोकसभा अध्यक्ष का कितना वेतन है? लोकसभा अध्यक्ष का 4 लाख रुपया वेतन है। राज्यपाल, लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्यसभा उपाध्यक्ष सबका वेतन 3.5 लाख है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का जो वेतन है 2.5 लाख है, 2,80,000 है। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का जो वेतन है 2,50,000 है। उच्च न्यायालय और मुख्य न्यायाधीश का वेतन जो है 2,50,000 रुपया जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन है। और उसके अन्य जो न्यायाधीश उसमें वर्क करते हैं उसका वेतन 2,25,000 रुपया है। सीएजी जो है उसका वेतन जो है वो 2.5 लाख रुपया है, जो कि एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बराबर है। संघ लोक सेवा आयोग, हम लोग जानते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का वेतन भी 2.5 लाख रुपया है। और साथ ही साथ उसके सदस्य का वेतन 2.25 लाख प्रति माह वेतन है। कैबिनेट मुख्य सचिव की बात करें तो वेतन की संख्या कितनी है कैबिनेट मुख्य सचिव के पास? 2.50 लाख। और उनके अन्य सचिव की बात करें, मंत्रालय में सचिव जो रहते हैं उनके अन्य सचिव की बात करें तो वो कितना है? 2.25 लाख रुपया है। और साथ ही साथ केंद्रीय चुनाव आयुक्त जो हम लोग का चुनाव करवाता है उनका जो वेतन है वो भी 2.5 लाख के लमसम में है। आरबीआई के जो गवर्नर हैं उनका भी वेतन 2.5 लाख रुपया है प्रति माह। लेकिन डिप्टी गवर्नर का वेतन जो है 2.25 लाख रुपया प्रति माह है। उसके बाद सेम टू सेम वैसा ही है। तीसरा अनुसूची की बात करें, शपथ या प्रतिज्ञा के प्रारूप हैं। चौथी अनुसूचियाँ राज्यसभा के स्थानों का आवंटन है। 5वीं अनुसूचियाँ जो है कि अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध दिया गया है। और भाग 6 की बात करें तो भाग 6 में 4 कौन कौन सा? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्र पर के प्रशासन। साथ में संघ सूची, समवर्ती राज्य सूची और समवर्ती सूची शामिल है। 8वें भाग में भाषाएं शामिल है। भाषाएं आप लोग को पता होना चाहिए। मूल संविधान में भाषा जो टोटल थी वो कितनी थी भाषा? तो याद रखिएगा 14 थी। अभी वर्तमान में भाषाओं की संख्या कितनी हो गई है?
वर्तमान में भाषाओं की संख्या, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और अभी वर्तमान में भाषाओं की संख्या कितनी हो गई है, 22 भाषाएं हो गई है। 90वीं अनुसूची में इसका कह रहा है कि भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित है, तो याद रखिए वो अधिनियमों, कुछ अधिनियमों नहीं, भूमि सुधार अधिनियम और विनियामकों का विधिमान्यकरण है। 10वीं अनुसूची की बात करें तो दल बदल के आधार पर निर्भरताओं के बारे में उपबंध दिया गया है। 11वीं अनुसूची की बात करें तो पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व है। और 12वीं में क्या है, नगर पालिका आदि की शक्तियाँ के प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व है। और परसों का जो था हम लोग जो लेके चल रहे हैं भाग हम लोग, क्योंकि जब तक हम लोग को अच्छे से याद नहीं हो जाए तब तक इसको छोड़ने वाले नहीं है। वैसे आप सभी के बीच में मिनिमम कम से कम नहीं है तो 3 टॉपिक आप सभी के बीच में आना ही आना है, नहीं तो 2 टॉपिक आना ही आना है, तो याद रखिएगा। भाग और अनुच्छेद के बारे में चर्चा करेंगे, ध्यान से समझिएगा। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र आर्टिकल 1 से 4 है। नागरिकता भाग 2 में जो है 5 से 11 के बीच है। मौलिक अधिकार भाग 3 में 12 से 35। नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में 36 से 51। नीति निर्देशक तत्व के बाद भाग 4 का क। मूल कर्तव्य 51 क है। भाग 5 में संघ की चर्चा की गई है 52 से 151। भाग 6 में राज्य की चर्चा की गई है 152 से 137। फिर उसके बाद भाग 7 की बात करें तो भाग 7 में फर्स्ट अनुसूचियों के खंड ख के राज्य जो है 238 वाला निरस्त कर दिया गया है। भाग 8 में जो है संघ राज्य क्षेत्र है 239 से 242 है। भाग 9 की बात बोले पंचायतें से संबंधित है 243 से 243 के क से 9 तक है। भाग 9 क की बात करें तो नगर पालिका से संबंधित है और याद रखिएगा 243 के त से 243 के य 6 तक संबंधित है। और भाग ख की बात करें तो सहकारिता समिति से संबंधित है। सहकारिता समिति का जो है भाग 43 के य ज से य 9 के बीच में है। भाग 10 की बात करें तो अनुसूचित और जनजाति अनुसूचित होगा, यहाँ पे एक बार इस करेक्शन कर लीजिएगा सीधी से। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र जो है इनमें है भाग 10 में, और इसके रिलेटेड जो अनुच्छेद है वो 243 और 243 के क है। भाग 11 की बात बोले तो संघ और राज्य के बीच में संबंध है, इसका जो आर्टिकल है 245 से 263 तक है। आगे की ओर चलते हैं। भाग 12 की बात बोले वित्त, संपत्ति और संविधान और वाद जो है ये आर्टिकल 264 से 300 क से है। तो वित्त के मामले में, संपत्ति के मामले में ये सारे के सारे आर्टिकल जो है 364 से 300 के क के बीच में है। भारत के भाग 13 की बात करें तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागमन जो है 301 से 307 के बीच में, जैसे यूपी से बिहार आना, बिहार से यूपी आना जो होता है वो किसमें भाग में है, भाग 13 में अनुबंध दिया गया है। भाग 14 की बात बोले तो संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं हैं और ये आर्टिकल 308 से 323 के बीच में है। भाग 14 की कॉम की बात बोले तो अधिकरण दिया हुआ है, ये जो आर्टिकल है 323 के क से 323 के ख के बीच में है। भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है, निर्वाचन और जो कि आर्टिकल 324 से 329 के बीच में है। भाग 16 की बात करें तो कुछ वर्गों के बीच में विशेष उपबंध है, जैसे SC ST के बीच में कुछ विशेष उपबंध दिया गया है, ये आर्टिकल जो है 330 से 342 के बीच में है। राजभाषा की बात बोले तो 343 से 351 के बीच में राजभाषा है, भाग 17 की भाग है। भाग 18 की बात करें तो भाग 18 में आपात उपबंध की चर्चा की गई है और ये आर्टिकल जो है 352 से 360 के बीच में है। भाग 19 की बात करें तो प्रकीर्णन की चर्चा की गई है और इसमें 361 से 367 के बीच में ये प्रावधान किया गया है। भाग 20 की बात करें तो संविधान संशोधन 368 इस आर्टिकल्स के द्वारा संविधान संशोधन किया जाता है। भाग 21 की बात करें तो अस्थायी, संक्रमणकालीन व विशेष उपबंध के लिए आर्टिकल 69 टू 392 तक है। आर्टिकल 369 से लेकर 392 तक भी है। भाग 22 की बात बोले तो संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन है और ये कि आर्टिकल 393 से 395 के बीच में है। आई होप कि आप सभी को ये सेशन बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। साथ ही साथ आपको अगर बता दें भारतीय संविधान में जो है भारतीय संविधानों में टोटल पहले क्या था और अभी क्या है, नॉर्मल इसको भी आप डिकोड करते हुए चलिएगा। टोटल अगर बोले तो भारतीय संविधान में अनुसूचियां जो था मूल में 8 था और अब जो है अनुसूचियां की संख्या 12 हो गई है। भाग बोले तो पहले भाग भी 22 था और अब गिन चुन के अगर भाग को देखा जाए तो 25 को भाग हो गया है, जिसमें से क ख क मिल के बना हुआ है।
आर्टिकल इसमें पहले जो था 395 आर्टिकल ही था, लेकिन अब जो है भारतीय संविधान में 450 से प्लस आर्टिकल हो गया है। इतनी चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। आप लोगों के बीच में एक एक करके एक एक टॉपिक को इसमें जोड़ते हुए जा रहे हैं, और आने वाला समय में ये एक इस तरीके का क्लास होगा, इतने भव्य तरीके से ये क्लास होगा कि आप सभी को यहाँ से बहुत बेहतरीन आउटपुट मिलेगी। तो चलिए चलते हैं आज के करंट अफेयर में। आज का तारीख है 8 अप्रैल 2025 के दैनिक समसामयिक, जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उससे पहले सभी प्रतियोगिता परीक्षा करंट अफेयर पे जाने से पहले एक प्यारा सा जो है कोटेशन, आप सभी के मोटिवेशन कह सकते हैं, आप सभी के बीच में ज़रूर रखना चाहूँगा। कोटेशन है क्या? तूफानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, मलाहों के चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। मतलब कह रहा है कि अपने जो आप जो कर रहे हैं, आप जो वर्क कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं क्यों नहीं, आप उससे क्या कीजिए, एकदम आँख में आँख डाल के बिना डरे हुए उसको लगातार करते रहिए, और किसी के मदद से आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसका साथ छोड़ दीजिए और तैर के उस चीज़ को पार कीजिए। समझ गए? फिर से आप सभी के बीच में मैं कहने जा रहा हूं कि जिन भाइयों को पीडीएफ चाहिए, क्योंकि कमेंट आ रहा था कि पीडीएफ चाहिए भैया, पीडीएफ चाहिए, तो आप लोग पीडीएफ दो तरीके से ले सकते हैं। एक तो टेलीग्राम ग्रुप जाके ज्वाइन कर लीजिए इस चैनल का, और दूसरा आप मेरे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं 7903379071। इस नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और ये मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, और इसकी कॉल भी आप कर सकते हैं। वैसे आप अगर मैसेज करोगे तो आपको क्या किया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा, और आपको वहीं से आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपका देखिए, करेंट अफेयर से रिलेटेड पहला प्रश्न क्या है? नोमेड पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो नोमेड पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को जो है कौन सा स्थान मिला है? तो याद रखिएगा 148वां स्थान मिला है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नोमेड पासपोर्ट इंडेक्स 2025 का जो आधार है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, आधार है कि वीज़ा फ्री एंट्री और पासपोर्ट होने पर जीवन बेहतर। और सबसे टॉप पे फर्स्ट स्थान पे जो है वो आयरलैंड है, और 148वें स्थान पे कौन है? अपना भारत है, और सबसे लास्ट स्थान पे अफगानिस्तान है। कुछ अन्य जो है सूचकांक उसको भी याद रखिएगा, जैसे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025, हम भारत का स्थान जो है, इंडिया का जो स्थान है इसमें, इंडिया का स्थान कितनावां है? चौथा स्थान है। भ्रष्टाचार धारक सूचकांक 2024 का जो इंडिया का स्थान है 96वां स्थान है। विश्व खुशहाली रैंकिंग 2025 का जो स्थान है वो 118वां स्थान है। इन सभी डाटाओं को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, और साथ ही साथ अगर आप लोग और कुछ इसके साथ जोड़ना चाहते हैं, ज़रूर आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइए कि भैया हमको ये जुड़वाना, ये और आइए, ये और लेके आइए। चलिए आगे चलते हैं। दूसरे प्रश्न के दूसरे करंट अफेयर की ओर चलें तो लिखा हुआ है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो बता दें, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 जो है हाल ही में जो मनाया गया है वो 7 अप्रैल में मनाया गया है। क्यों मनाया जाता है इसको समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। उस दिन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है? स्थापना होता है। वैसे पूछा जाएगा WHO की स्थापना कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को जो है ये WHO की स्थापना हुई थी। WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, जो कि स्विट्ज़रलैंड में है। और 2025 का थीम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है, WHO का 2025 का जो थीम है, स्वस्थ शुरुआत और आशावादी भविष्य। याद रखिएगा, स्वस्थ शुरुआत, आशावादी भविष्य है। WHO की कुछ और याद रखिएगा कि इथोपिया के डॉक्टर टेड्रोस, नाम याद रखिएगा, टेड्रोस एडेनॉम गेब्रेयेसस ये जो WHO के जो हैं महानिर्देशक निर्वाचित किए गए हैं। याद रखिएगा, पूछा जाएगा WHO के महानिर्देशक किसे निर्वाचित किया गया है? तो टेड्रोस आप लोग मात्र याद रखिएगा। टेड्रोस से आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आप अच्छे से पकड़ सकते हैं, और जब मेंस में लिखना पड़ेगा तो आप इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप इसको पूरी तरीके से आप अपने कॉपी में जैसे हम लिखे हैं वैसे आप लिख सकते हो। खासकर WHO ने किस देश को कुष्ठ रोग से मुक्त घोषित कर दिया गया है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कुष्ठ रोग से मुक्त घोषित किस देश को कर दिया गया है? तो जॉर्डन को कर दिया गया है।
आगे भारत को WHO ने कब पोलियो मुक्त घोषित किया? तो भारत को WHO ने 2014 में पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया। अप्रैल की कुछ महत्वपूर्ण दिवस की बात बोले तो 5 अप्रैल की बात बोले तो राष्ट्रीय समुद्र दिवस मनाया जाता है। 18 अप्रैल की बात बोले तो विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। और ख़ासकर 21 अप्रैल की बात करें तो सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है 21 अप्रैल को। अभी आप लोगों को बोलना है सिविल सेवा जो अध्यक्ष हैं ये कौन है, ये आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बोलना है। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट आपका चलते हैं, नेक्स्ट आपका करेंट है, क्या कह रहा है? हाल ही में देखिए, हाल ही में 150वां अंतर सदस्यीय इन संघ IPU शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो IPU इसी का नाम है, अंतर सदस्यीय इन संघ का जो है। और ये सम्मेलन कहाँ किया गया? ये अस्ताना में किया गया ये सम्मेलन, ये याद रखिएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अस्ताना जो है कजाकिस्तान की राजधानी है, अस्ताना याद रखिए। पहले कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान हुआ करती थी, अब जो है कजाकिस्तान की राजधानी जो है वो क्या है? कजाकिस्तान की राजधानी अब अस्ताना है, याद रखिएगा। ये किसकी राजधानी है? कजाकिस्तान की, कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना, ये याद रखिएगा। और ये जो है 150वां नंबर का जो है अंतर सदस्यीय इन संघ IPU शिखर सम्मेलन हुआ है, कहाँ पे? अस्ताना में हुआ है। इसमें भारत की ओर से, इसमें जो है भारत की ओर से हमारे भारत के जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी, कौन? ओम बिरला जी भाग लिए हैं, याद रखिएगा। ओम बिरला जी क्या लिए हैं? भाग लिए हैं। ओम बिरला जी भाग लिए हैं इसमें, ये याद रखिएगा आप लोग। लोकसभा स्पीकर है ये, ठीक ना। और इसी के साथ साथ इसमें टोटल सदस्यों की संख्या टोटल कितनी है? 182 टोटल सदस्य हैं इस सम्मेलन में, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक ना। कोई दिक्कत आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। और उससे रिलेटेड अगर कुछ और बात हो तो ज़रूर बता देंगे। इससे रिलेटेड और अभी कुछ और बातें हैं तो ध्यान से समझिए। इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट याद रखिए, अगर पूछा जा सकता है। सबसे पहला है थर्ड AI सम्मेलन, अगर बोला जाएगा सम्मेलन पूछ सकता है आपसे। थर्ड AI सम्मेलन कब हुआ, कहाँ हुआ? बिम्स्टेक सम्मेलन पूछ सकता है, बिम्स्टेक जो है ये 2025 कहाँ हुआ, ये पूछ सकता है। तीसरा आसियान पूछ सकता है आप सभी से, आसियान जो है ये बैठक कहाँ हुआ। चौथा ब्रिक्स पूछ सकता है आप सभी से, ब्रिक्स की जो बैठक है 2024 में ये कहाँ हुई, ये पूछा जा सकता है। ये हो गया आपका चौथा। पांचवा आपसे पूछा जा सकता है G20 जो है 2024 G20 ये कहाँ हुआ। पांचवा आपसे पूछा जा सकता है COP24 जो है 29 कहाँ होगा, ये पूछा जा सकता है। तो सभी का आंसर आप लोग ज़रूर दीजिए। और ख़ासकर बोला जाएगा थर्ड AI जो है इसका जो है बैठक कहाँ हुआ है, तो याद रखिएगा पेरिस में हुआ है, पेरिस में हुआ है। और बिम्स्टेक की बोले तो अभी जस्ट हम लोगों ने कल ही परसों देखे थे, बैंकॉक में हुआ है, याद रखिएगा कहाँ हुआ है? बैंकॉक में हुआ है। आसियान की बात बोले तो ये वियना में हुआ है, जो कि लाओस की राजधानी है वियना, याद रखिएगा। वियनिथीय जो कि लाओस में है, याद रखिएगा। ब्रिक्स 2024 का जो है कजान शहर में हुआ है। कजान जो है रूस का एक शहर है, याद रखिए, रूस का एक शहर है कजान, यहीं पे हुआ है, ठीक ना। फिर उसके बाद G20 की बात बोले तो G20 ब्राज़ील में हुआ है। G20 2024 जो है ये ब्राज़ील में घोषित हुआ है। और COP29 की बात बोले तो ये बाकू में हुआ है। तो इन सभी डाटाओं को आप लोग याद कीजिएगा। फिर से एक बार आप सभी के बीच में बोल दे, थर्ड AI सम्मेलन पेरिस में हुआ है। बिम्स्टेक 2025 बैंकॉक में हुआ है, बैंकॉक में हुआ है। आसियान जो है ये वियंतिने में हुआ है, जो कि लाओस में है। और ब्रिक्स 2024 जो है कजान शहर में हुआ है। उसी के साथ साथ G20 2024 जो है ब्राज़ील में हुआ है। COP29 बाकू में हुआ है। इन सभी डाटाओं को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर देखिए, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश की हनवा एरोस्पेस के साथ K9 हाइब्रिड, याद रखिए, कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं कि भैया नहीं दिख रहा है, तो फिर से एक बार पढ़ देते हैं। कह रहा है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस देश की हनवा एरोस्पेस के साथ K9 हौवित्जर तोप का आयात
के लिए समझौता किया है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा कि चीन के साथ। नॉर्मल यहाँ पे लग रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ कुछ नहीं है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन उलट पुलट गया है, ये पहले चौथा आएगा फिर पाँचवा आएगा। तो याद रखिएगा आपका आंसर जो हो जाएगा इसमें दक्षिण कोरिया के साथ। फिर से सुनिए मेरे साथ, कह रहा है कि भारत सरकार ने किस देश के की हनवा एरोस्पेस, नाम याद रखिएगा, हनवा एरोस्पेस के साथ K9 हवित्जर तोप, ये तोप है K9, इसकी आयात के लिए समझौता किया है, वो दक्षिण कोरिया के साथ। कुछ बातें दक्षिण कोरिया से याद रखिएगा। दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? सियोल है। और इसकी मुद्रा क्या है? दक्षिण कोरिया वॉन है। राष्ट्रपति के नाम बोले तो सिंगमन री यहाँ के राष्ट्रपति है। प्रधानमंत्री की बात बोले तो हान डक सू जो है यहाँ के प्रधानमंत्री है, ये याद रखिएगा, ठीक ना। हान डिक सू जो है ये प्रधानमंत्री है। अब यहाँ पे हवना एयरपोर्ट, हवना ये जो है एरोस्पेस जो है ये कहाँ पे है? हजीरा गुजरात में है, ये याद रखिएगा, हजीरा गुजरात में है। ये थोड़ा सा डाटा आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। इन्हें बनाने के लिए, निर्माण करने के लिए किसने? L&T कंपनी प्लस हनवा दोनों मिल के इनको बनाया है, ये याद रखिएगा आप लोग। और कुछ भी इसमें याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और एक चीज़ और आप लोग याद रखिएगा कि दक्षिण कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जो है लाइन जो है वो 38 डिग्री अक्षांश है, याद रखिए। कितना डिग्री अक्षांश है? 36 मतलब 38 डिग्री अक्षांश है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच, याद रखिएगा इतना चीज़, और कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। आगे का प्रश्न देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है आगे का प्रश्न? कह रहा है कि हाल ही में स्टेट थंट 2025 ए लाइव, ये क्वेश्चन उलट पुलट गया है, थोड़ा सा इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा आप लोग, बस इसको कंप्लीट करने के चक्कर में रहिएगा। खासकर बोला जा रहा है कि स्टेट थंडर 2025 ए लाइव फायर अभ्यास किसने शुरू किया है? तो चीन के द्वारा शुरू किया गया है। कहाँ किया गया है? तो ताइवान के इर्द गिर्द किया गया है। ताइवान वाला जो क्षेत्र है उसके इर्द गिर्द ये क्या किया गया है? स्ट्रेट थंडर 2025 ए लाइव फायर अभ्यास की शुरुआत की गई है चीन के द्वारा, ठीक ना। बस इतना आप लोग याद रखिएगा। आगे की प्रश्न की ओर चलते हैं। आगे का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। हाल ही में सुदर्शन पटनायक, नाम याद रखिएगा, क्या कौन है? सुदर्शन पटनायक को फ्रेड डॉरिगटन सेंट मास्टर पुरस्कार से किसने सम्मानित किया है? तो याद रखिएगा आपका जो आंसर हो जाएगा, इसका सीधा आंसर हो जाएगा किसके द्वारा सम्मानित किया गया है? यूके के द्वारा सम्मानित किया गया है। तो आपको बता दें ये जो फ्रेड जो है, ये आपका जो फ्रेड है डॉरिगटन सेंट मास्टर का जो पुरस्कार है ये यूके के द्वारा दिया गया है। यूके में मूर्तिकारों को दिया जाता है। ये किसके को दिया जाता है? मूर्तिकारों को दिया जाता है। इस बार जो है किसको मिला है? सुदर्शन पटनायक को मिला है। ये क्या करते थे कि बालू पे बहुत अच्छी तरीके की तस्वीर वगैरह सब बना लिया करते थे। और इसको 2014 में जो है हमारे देश का दूसरा सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री भी प्राप्त है। ये याद रखिएगा, देश का दूसरा सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री भी इसको प्राप्त है 2014 में। किसको? सुदर्शन पटनायक को। और अभी जो दिया गया है फ्रेड डॉरिगटन सेंट मास्टर पुरस्कार जो है ये यूके के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट आपका प्रश्न देखिए, ध्यान से समझिएगा, एक एक बारीकी से समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के नौलेन संदेश, हाल ही में किस राज्य के नौलेन, और यहाँ पे एक और छुटा हुआ है गुरेर, याद रखिए यहाँ पे क्या है? गुरेर छुटा हुआ है, गुरेर नौलेन गुरेर संदेश और रघुनी पागल चावल, याद रखिए रघुनी पागल चावल को भौतिकी जीआई टैग मिला है। तो वो किस राज्य का है? तो याद रखिए पश्चिम बंगाल का है। ये नाम फिर से एक बार लिख देते हैं आपका, नौलेन गुरेर संदेश, दूसरा आपका नाम है क्या चीज़? रघुनी पागल। ये चावल है, चावल का किस में? रघुनी पागल चावल है। ये पश्चिम बंगाली लैंग्वेज में है। और आपका जो आंसर हो जाएगा वो पश्चिम बंगाल का ये दोनों है, वेस्ट बंगाल का दोनों है। और इसी के साथ साथ आप लोग जीआई टैग के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लीजिए।
जीआई टैग का जो है ये कह सकते हैं एक्ट आया था 1999 में, एक्ट आया था जीआई टैग का, और ये 2003 से क्या हो गया, लागू हो गया। सबसे पहले जो है 2004 में जो दार्जिलिंग के चाय को जो है दार्जिलिंग के चाय को क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। याद रखिएगा, सबसे पहला जो कि असम का है, जो वेस्ट बंगाल का है दार्जिलिंग के चाय, ये भी याद रखिएगा। और अभी भी ये दोनों जो है नेलेस संदेश और रघुनी पागल चावल को भी जीआई टैग मिला है। चलते हैं और आगे, पश्चिम बंगाल की बहुत सारी चीज़ों को जीआई टैग मिला है, जैसे कह सकते हैं आप लोग, सुनिएगा ध्यान से, गोविंद भाग चावल को, काला नुनिया चावल को, ताज हैना सर्दियों को, गुड़ को, फिर उसके बाद ये इतने सारों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं आप सभी, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। केंद्र सरकार ने किसे अमृत संस्कृति विरासत की राष्ट्रीय सूची में शामिल किया है? तो याद रखिएगा, अमृत सूची विरासत में राष्ट्रीय सूची जो शामिल किया गया है वो पुरी जगन्नाथ यात्रा को और कटक की बाली यात्रा को, दोनों को शामिल किया है। अभी शामिल ही किया गया है, किसको, पुरी की जगन्नाथ यात्रा को, कटक की बाली यात्रा को, इन दोनों को अमृत संस्कृति विरासत की सूची में शामिल किया गया है। तो आपको एक चीज़ और बता दो, यूनेस्को के द्वारा जो है, थोड़ी सी जानकारी बता दें, यूनेस्को के द्वारा जो है 2 प्रकार की सूचियां जारी किया जाता है, ध्यान से समझिए। एक होता है अमृत धरोहर, क्या होता है, एक होता है अमृत धरोहर, और दूसरा होता है, आपको बता दें, दूसरा होता है मूर्ति धरोहर। तो अमृत धरोहर में टोटल अभी जो है 15 गो है, ठीक ना। और 15 नंबर पे जो है गढ़वा को शामिल किया गया, जो गुजरात में है, गढ़वा को शामिल किया गया है टोटल 15 नंबर का। अभी टोटल 15 गो ही है, गढ़वा को शामिल किया गया है। 14 नंबर पे जो है आपका दुर्गा पूजा को शामिल किया गया है अमृत धरोहर में, दुर्गा पूजा को शामिल किया गया है, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक ना। और ख़ासकर मूर्त धरोहर की बात बोले तो टोटल जो है अभी 43 है। 43 में बोले तो 35 गो है सांस्कृतिक है, 7 गो है प्राकृतिक, और 1 गो है मिक्स वाला, ठीक ना। तो अभी जो है सबसे लास्ट वाला 43वां वाला जो है अभी जो शामिल किया गया है, किसको शामिल किया गया है, मोइदम को। याद रखिए मोइदम क्या है, तो याद रखिए ओहम राजवंश का कब्रिस्तान है मोइदम, इसको 43वें नंबर पे शामिल किया गया है, ये याद रखिएगा। बस इतना चीज़ आप लोगों को याद रखना है। इससे अभी जो वर्तमान में जो है बस अभी शामिल किया गया है, इसमें मिलाया नहीं गया है मूर्त धरोहर में, तो ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में मिताथल और तिघराना हड़प्पा स्थानों को किसने संरक्षित पुरातात्विक स्मारक घोषित किया है? फिर से सुनिए, मिताथल और तिघराना हड़प्पा स्थलों को किसने संरक्षित पुरातात्विक स्मारक घोषित किया है? तो याद रखिएगा हरियाणा सरकार के द्वारा ये किया गया है। और आपको ये भी बता दें, ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित ये स्थल है, ठीक ना। और हड़प्पा सभ्यता की बात थोड़ी बहुत जगह बता दें आप सभी को, ये हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। कांस की मतलब होता है कॉपर और टीन। इसका खोज किसने किया था, नेतृत्व किसने किया था? जॉन मार्शल के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का खोज किया गया था, ठीक ना। हड़प्पा सभ्यता का जॉन मार्शल के द्वारा खोज किया गया था। और फर्स्ट नगरीकृत सभ्यता इसी को कहा जाता है, सेकेंड आपका महाजनपद है। और इसमें और बहुत सारे आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी इसे कहा जाता है, क्योंकि लिपि को यहाँ पे समझा नहीं गया है, ठीक ना। बस इतना चीज़ आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न कह रहा है, आज का लास्ट करंट अफेयर देखिए, हाल ही में भगोड़े को ट्रैक करने की और लापता बच्चों को खोजने के लिए जीपी दृष्टि किसने लॉन्च किया है? तो जीपी दृष्टि कह रहा है किसने लॉन्च किया है जीपी दृष्टि? तो गुजरात सरकार के द्वारा जीपी दृष्टि लॉन्च किया गया है। वो किस चीज़ के लिए? जो भगोड़ा है, भगोड़े को ट्रैक करने के लिए और लापता बच्चे की खोज करने के लिए जीपी दृष्टि लॉन्च किया गया है। किस सरकार के द्वारा? गुजरात सरकार के, गुजरात के पुलिस के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, ये याद रखिएगा, ठीक ना। आगे की ओर चलते हैं, और आज का ये टॉपिक हो गया आपका द एंड। और साथ ही साथ फिर आप सभी से मैं ज़रूर कहने वाला हूँ, इसमें 3 टॉपिक चलता है। एक चलता है आपका बैरागी मंत्र चलता है, दूसरा आपका करंट अफेयर चलता है, 10 करंट अफेयर चलता है,
10 करंट अफेयर चलता है, और तीसरा आपका जो है इम्पॉर्टेंट जो प्रश्न संभावित प्रश्न का सीरीज चलता है वो, और इसमें लेवल बढ़ाएंगे, ज़रूर बढ़ाएंगे। संभावित प्रश्न जो है ये चलता है। अभी हम लोगों ने 10 करंट अफेयर कंप्लीट कर लिया, अब जो हम लोग संभावित प्रश्न को देखेंगे, एग्ज़ाम में आने वाले संभावित प्रश्न को देखेंगे। पेरिस 2024 सोनम, और 5 मिनट आपसे, 5 मिनट नहीं 2 मिनट और लेंगे, बस क्लास एंड हो जाएगा। पेरिस 2024, यहाँ पे सोनम नहीं होगा, याद रखिएगा। पेरिस 2024 विकास, पेरिस 2024 का शुभारंभ का शुभांकर कौन सा है? तो फ्रिंज जो है पेरिस 2024 का शुभांकर है, जिसमें टोपी होता है जो 3 कलर का होता है, रेड, ब्लू और वाइट। दूसरा, हाल ही में निकोलस मदुरो तीसरी बार किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो वेनेजुएला के तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। तीसरा है, हाल ही में देश के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? दिल्ली में किया गया है। चौथा है, हाल ही में पेरिस लतीफ़ में मनु भास्कर और सरबजोत सिंह ने किस खेल में देश के लिए दूसरा पदक जीता है? तो शूटिंग में। याद रखिएगा, 2 गो नाम है, लतीफ़ में मनु भास्कर और सरबजोशी सिंह ने, ये शूटिंग के खिलाड़ी हैं। शूटिंग में इन्होंने खेलों में दूसरा पदक जीता है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में AI चैटबॉट सेवा, याद रखिएगा, AI चैटबॉट सेवा किसने लॉन्च किया है? सेबी के द्वारा AI चैटबॉट सेवा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में इंग्लिश चैनल को अकेले पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की पारा तैराक जिया राय का संबंध किससे है? वो महाराष्ट्र से संबंधित है। नेक्स्ट, हाल ही में यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रीति सूदन जो है यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं। प्रीति सूदन यूपीएससी के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। नेक्स्ट आपका कह रहा है, हाल ही में भारतीय सेवा की चिकित्सा सेवा में पहले महानिर्देशक बनने वाला महिला अधिकार कौन है? तो साधना सक्सेना है। याद रखिएगा, भारतीय सेना की चिकित्सा सेवा में पहले महानिर्देशक बनने वाली महिला अधिकारी कौन है? तो साधना सक्सेना है। आगे, हाल ही में प्रकाशित एशियाई शेरों और संरक्षण प्रयासों पर पुस्तक कॉल ऑफ द गिर के लेखक कौन है? परिमल साहब हैं, कॉल ऑफ द गिर के लेखक हैं। नेक्स्ट, भारत की पहली नाइट स्ट्रीट रेसिंग कहाँ आयोजित किया गया? तो चेन्नई में भारत की पहली नाइट स्ट्रीट रेसिंग आयोजित किया गया। नेक्स्ट कह रहा है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कौन सी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो रुद्रम का किया है सफल परीक्षण। नेक्स्ट, हाल ही में प्रोजेक्ट परी किससे प्रभावित है? तो प्रारंभिक किया है। तो प्रोजेक्ट परी जो है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा ये प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तर प्रदेश में हुई हथरस भगदड़ की जांच करने के लिए किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया गया है? तो ये जो हथरस में जो भगदड़ हुआ है उसके द्वारा एक कमेटी, सरकार के द्वारा एक कमेटी आयोग का गठन किया गया है। उसके अध्यक्ष जो होंगे वो जे ब्रिजेश श्रीवास्तव होंगे। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहे सैन्य उपकरण जोरावर का संबंध किससे है? तो ये स्वदेशी हल्का टैंक विमान है जोरावर, इनसे संबंधित है। नेक्स्ट, हाल ही में 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो महाराष्ट्र को जो है कृषि राज्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट आपका कह रहा है, हाल ही में पोलारिस ड्रोन मिशन लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो स्पेस एक्स ने पोलारिस ड्रोन मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। हाल ही में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे चुना गया है? तो गौतम गंभीर को चुना गया है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल्स द फर्स्ट कॉल से सम्मानित किया गया है? तो रूस के द्वारा ये सम्मानित नरेंद्र मोदी को सम्मान किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में गिग वर्कर विधेयक लाने वाला देश का दूसरा राज्य कौन है? तो गिग वर्कर के लिए जो विधेयक लाया है वो देश का दूसरा राज्य कौन है? राजस्थान है। आप लोग कमेंट करके बताइए, गिग वर्कर के लिए पहला जो विधेयक पास किया है वो किस राज्य के द्वारा पास किया गया है? ये तो दूसरा हो गया राजस्थान ना। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में भारत का पहला टूरिज्म इंडेक्स म्यूचुअल फंड किसने लॉन्च किया है? तो टाटा असिस्टेंट के द्वारा पहला टूरिज्म इंडेक्स म्यूचुअल फंड लॉन्च किया गया है। आई होप कि आप सभी को ये सेशन बहुत ही प्यारा लग रहा होगा। जितने भी साथी हैं जो भी इस बैरागी रिसर्च
सेंटर परिवार से आप लोग जो जुड़े हुए हैं ज़रूर चैनल को फ्रेंडों के साथ शेयर कर दीजिए और बेल आइकन नहीं दबाए हैं ज़रूर दबा लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर कल इसी टाइम इसी वक्त आप सभी के बीच में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी खुश रहें, मस्त रहें।